हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पर। अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र में जिस तरीके से फिलिस्तीन के द्वारा अस्थायी सदस्यता को लेकर अभी हाल ही में एप्लीकेशन प्रोसीड किया गया है, उसमें क्या कुछ मामले हैं और इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं इसको भी समझेंगे। निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपके लिए परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। यहाँ सामने आप एक न्यूज़ देख रहे हैं, इसमें यह बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के तौर पर मानने को लेकर के जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आगे प्रोसीड किया गया है। सामने हम लोग एक महत्वपूर्ण मैप भी देख रहे हैं। इस मैप को यदि आप देखते हैं तो ये इजराइल को शो करता है और इजराइल से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण इलाका है वेस्ट बैंक का, और ये गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। जो फिलिस्तीन है वो इस पूरे इलाके पर अपनी दावेदारी पेश करता है और लंबे समय से इन दोनों के बीच में अपनी अपनी दावेदारी जो पेश की जाती रही है, उसको लेकर के न जाने कितनी बार युद्ध की स्थितियां बनी हैं और आज भी ये जो युद्ध है ये बदस्तूर जारी है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो महत्वपूर्ण लोकेशंस मेंशन किए हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें इन्हीं दोनों को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जहां एक तरफ फिलिस्तीन है वहीं दूसरी तरफ इटली के क्षेत्र में होली सी नाम से एक जो राज्य है, जो क्षेत्र है, इन दोनों को ही नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं और केवल यही दो हैं, है ना। जहां एक तरफ फिलिस्तीन है वहीं दूसरी तरफ होली सी है। जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को ही अब कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन जाए। ठीक है, और इसी को लेकर के आगे की गतिविधियां चल रही हैं। यहां पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य बनने के लिए 2011 में भी आवेदन दिया था, लेकिन एट दैट टाइम अमेरिका के द्वारा एक हथौड़ा चलाया गया था। अमेरिका ने सावधान किया था कि यदि फिलिस्तीन को UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा सहमति दी जाती है और इसको यदि पूर्ण सदस्य के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है तो हम ये होने नहीं देंगे, हम वीटो कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में P5 में अमेरिका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है ना। तो उस समय में फिलिस्तीन को यह अधिकार नहीं मिल पाया था। इसके बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र में एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक के तौर पर अपना जो दर्जा है वो कायम किए हुए है और इसे जो दर्जा है ये 2012 से प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें करना क्या है, इसमें क्या कुछ प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को फुलफिल करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि यदि किसी भी गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश को एक अस्थायी सदस्य के तौर पर परिणत करना है तो हमें इन कदमों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि 15 सदस्यों की एक समिति बैठती है और इस समिति के द्वारा पहले यह देखा जाता है कि भाई जो भी आवेदन किया गया है, जो भी एप्लीकेशन दिया गया है वो सही है या फिर नहीं सही है। क्या वह जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं एक सदस्य के नाते इस देश से उन अपेक्षाओं की पूर्ति ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करने के बाद संयुक्त राष्ट्र इस बात की जांच करता है कि क्या सदस्यता के लिए आवश्यकता की पूर्ति ये अमुक देश कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अमुक राज्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद आवेदन को या तो स्थगित किया जा सकता है या फिर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके पास भेज दिया जा सकता है कि अब इस पर वोटिंग करवाई जाए। गेटिंग इट। इसके बाद अनुमोदन के पक्ष में कम से कम 9 वोटों की दरकार होती है। ध्यान रखिएगा कि 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 5 P5 के देश होते हैं और जो बाकी 10 हैं वो अस्थायी देश होते हैं। और इन्हीं 15 में से कम ध्यान रखिएगा 9 वोटों की ज़रूरत होती है। और जब इस वोट को वो प्राप्त कर लेता है जो भी देश है, जो भी राज्य है, देन फिर उसके आगे की राह आसान हो जाती है और अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस या ब्रिटेन के द्वारा इसमें किसी के द्वारा वीटो नहीं किया जाना चाहिए।
ये एक बहुत बड़ी शर्त है, यहाँ पर इसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें से किसी भी एक ने वीटो कर दिया तो फिर उस देश को स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कि अमेरिका ने पहले भी किया है, इजंट इट। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त हो जाती है। इस पूरे मामले में जो इजराइल का मत है वो ये कहता है कि देखिए साहब, फिलिस्तीनी राज्य यदि एक स्थायी सदस्य के तौर पर आ जाता है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, तो ऐसे में इजराइल की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ये खतरे में पड़ सकती है और ये हमारे पूरे वैश्विक शांति के लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता है। और इसने यहां तक कहा है कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देना या फिर अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनाने से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन हो सकता है। इसने इस बारे में तर्क दिया है कि यदि आप अभी इसे राज्य का दर्जा दे देंगे, अभी आप इसे एक स्थायी सदस्य के तौर पर अपना लेंगे, तो फिलिस्तीन के अगेंस्ट में जो हमारी लड़ाई है उसका कोई एक वाजिब हल या फिर एक जो फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा और इससे हमें भी हानि हो सकती है और हम ये कदापि नहीं होने देंगे, है ना। ये तर्क इजराइल के द्वारा रखा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि ये केवल दूसरी बार ही है कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए इतनी दूर तक पहुंचने में सक्षम हुआ है। इतनी दूर मतलब कि कमेटी के पास में इसकी जो फाइल है, इसका जो एप्लीकेशन है वो चला गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2011 में भी उसने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका के कारण उसका जो प्रयास था वो विफल हो गया था, है ना। अमेरिका ने धमकी दे दी थी कि भाई यदि ऐसा हुआ तो हम वीटो कर देंगे, इजंट इट। तो ये सारी स्थितियां यहां पर निकल कर सामने आती हैं। अभी तक की स्थिति को यदि हम देखें तो फिर लगभग 139 देश ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन के राज्य के दर्जे को या फिर फिलिस्तीन वो राज्य का दर्जा देते हैं। इनमें से भारत भी एक है। ध्यान रखिएगा कि भारत ने वर्ष 1974 में ही एक जो फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन था, PLO था, उसको महत्व दिया था और 1988 में भारत ने इसे राज्य का दर्जा भी दिया था। यहाँ तक कि भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर भी अपना पक्ष रखा है और इसने यह भी कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो विवाद है उसका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए और मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर, चाहे वो इजराइल के मद्देनजर हो या फिर फिलिस्तीन के मद्देनजर हो। हम अपने स्तर पर यह पक्ष रखते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए इन दोनों के बीच के विवाद को समाप्त किया जाए। और 2 स्टेट सॉल्यूशन एक ऐसा टर्म है कि ये IAS एग्जामिनेशन के PT में भी पूछा गया है ना। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र के आगे के स्तर पर, आगे के चरणों में किस तरीके से फिलिस्तीन को लेकर के हामी भरी जाती है, क्या उसे अस्थायी सदस्यता मिल जाती है या फिर नहीं मिलती है। यदि फिलिस्तीन को अस्थायी सदस्यता मिल जाती है तो निश्चित तौर पर वह अपने प्रामाणिकता को दर्शाएगा, वह एक महत्वपूर्ण सदस्य देश के तौर पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जाना जाएगा और वो अपनी डिमांड और पुख्ता तरीके से रख सकेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इसका लगातार विरोध कर रहा है। उसका ये मानना है कि यदि ऐसा होता है तो फिर हमें नुकसान पहुंच सकता है आगे आने वाले समय में भी और यह हमारी कूटनीतिक हार हो सकती है। बहरहाल इस टॉपिक के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको दे दूं, वो ये है कि GS का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है 15 अप्रैल से। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और शाम में 6 बजे से लगातार 15 अप्रैल से ये कोर्स आप बहुत बेहतर तरीके से प्रॉपर वे में कर सकते हैं। इसमें GS के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा और साथ ही इसमें बड़ी बात यह है कि 18 किताबों का सेट भी इस पूरे कोर्स के तहत आपको दिया जाएगा, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को और सरल और आसान कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। मात्र 29,999 रुपये में ये संपूर्ण कोर्स इन सभी तमाम सुविधाओं के साथ आप अवेल कर सकते हैं और निश्चित तौर पर इससे आपकी GS की तैयारी और बेहतर हो सकती है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।